Good morning, everyone. Today we are going to start up the economics chapter number 3, that is money and credit. Let's have an introduction of the chapter. Money as a medium of exchange. Okay, money को हम medium of exchange क्यों बोलते हैं? Alright, the use of money spans a very large part of our everyday life. As you all know, आपको पता है कि हम हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा मनी के साथ में शेयर करते हैं. मनी इज़ दैट समथिंग विच इज़ इंक्लूडेड एवरीवेयर. अगर हम लोग आज कुछ भी परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ भी परचेज़ करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजिली एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन अ सिंगल डे. अगर आप अपने आसपास एक दिन को भी एनालाइज करते हैं तो ये आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा कि मनी आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है. कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? आप देख सकते हैं आपने एक दिन में कितने पैसे आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस मैक्सिमम टाइम क्या होता है, गुड्स आर बीइंग बॉट. या तो हम गुड्स या कोई भी चीज़ें खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी. या अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें पैसे मिलते हैं. इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज्ड विद द मनी. कुछ जगहों पे कुछ लोग जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके अगेंस्ट में भी हम उनको क्या देते हैं, पैसे देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर को आप ख़रीद नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर ने अगर आपका इलाज किया है तो वो उसके अगेंस्ट में आपसे कंसल्टेंसी फ़ीस मांगता है. ठीक है, इन for some there might be not be an actual transfer of money taking place now but a promise to pay the money later. अब आप लोगों ने कुछ जगह ये देखा होगा, कुछ दुकानों पे या कुछ लोगों से ये प्रोमिसेस करते हुए आपने सुना होगा कि भाई हमारे पास आज पैसे नहीं हैं तो तुम हमारे से पैसे बाद में ले लेना. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उधारी. उधारी को इंग्लिश में कहा जाता है क्रेडिट बेसिस. ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस पीपल यूज टू गिव अ प्रॉमिस of exchanging or giving the money as a future payment. ठीक है, have you ever wondered why transactions are made in money? आपने कभी ये सोचा है कि मनी में ट्रांजैक्शन क्यों किए जाते हैं? एक सिंपल सा रीज़न है, a person holding money can easily exchange it. आप जिस आदमी के पास में पैसे हैं वो कोई भी सर्विस या कोई भी कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए मनी का यूज़ ले सकता है. ठीक है, चाहे उसको कोई चीज़ चाहिए हो, चाहे उसको कोई सर्विस चाहिए हो, उसके अगेंस्ट में वो क्या करेगा, वो पैसे ले लेगा. ठीक है, दस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी. हर जना क्या करता है, यही चाहता है कि उसको रिटर्न में पैसा मिले, मनी मिले फॉर द थिंग्स दैट दे वांट. टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चर. ओके, एक शू मैन्युफैक्चर है, एग्जाम्पल दे रखा है एक शू मैन्युफैक्चर का. वो अपने जूते बेचना चाहता है मार्केट में और वहाँ से वीट को परचेज़ करना चाहता है. ठीक है, गेहूँ परचेज़ करना चाहता है. शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट. वो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने जूते किसी को बेचेगा, जो पैसे उसको मिलेंगे उस पैसे से वो वीट को क्या करेगा, खरीदेगा. ठीक है, इमेजिन हाउ मच मोर इट difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. अगर पैसा नहीं होता बीच में तो शू मैन्युफैक्चरर को कितनी दिक्कत होती वीट परचेज़ करने में. क्यों? क्योंकि वो 1 किलो गेहूं के बदले में एक जूता भी नहीं रख सकता और 2 किलो गेहूं के बदले में ऑब्वियसली हो सकता है उसकी शू की कॉस्ट ज़्यादा हो. ठीक है, वीट की कॉस्ट कम हो. तो कोई भी एक पर्टिकुलर मीडियम नहीं है, कुछ बिटवीन में नहीं है जिससे वो एक्सचेंज कर सके. ठीक है, ही वुड हैव टू लुक फॉर वीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वांट्स टू सेल द वीट बट ऑल्सो वांट्स टू बाय द शूज़ इन एक्सचेंज. दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता कि उसको कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता जो ना सिर्फ उसके जूते खरीदे लेकिन उसके जूतों के बदले में उसको वीट भी प्रोवाइड कर सके. ठीक है, दैट मीन्स बोथ द पार्टीज़ हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी. अब इसका मतलब क्या है कि दोनों ही पार्टीज़ को, जो बेच रहा है वो भी और जो ख़रीद रहा है वो भी, उन दोनों को एक पॉइंट पे एग्री होना पड़ेगा. अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है तो
ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। व्हाट अ पर्सन डिज़ायर्स टू सेल इज़ एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। जो पर्सन बेचना चाहता है एक प्रोडक्ट, ज़रूरी हो कि दूसरा वाला उसी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाह रहा हो। इसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। इस सिस्टम में क्या होता है कि गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज किए जाते हैं, उसमें मनी का यूज़ नहीं होता। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इज़ एन एसेंशियल फीचर। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मतलब दोनों पार्टी का एक ही प्रोडक्ट पे ख़रीदना और बेचना अग्री जब होता है तो उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज़ इन यूज़, मनी बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अब इसी के उल्टा अगर देखें तो इकोनॉमी में अगर मनी प्रेजेंट होगा तो वो कंफर्टेबल होता है बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी कि वो दोनों ही तरीके से क्या कर सके, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर सके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कि शू मेकर वाला भी जो इन्होंने एग्जांपल दिया, उसके अंदर शू मेकर को सबसे पहले अपने शूज़ को बेचना पड़ा, तो बेचा उसने, तो उसके रिटर्न में उसको क्या मिला? मनी मिला। तो उसके शूज़ को उसकी पूरी वैल्यू मिल गई। अब शूज़ की वैल्यू मिल गई है तो अब उसको जितना वेट चाहिए वो उस अकॉर्डिंग उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज़ करके मनी को परचेज़ कर सकता है, ठीक है। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर अ शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर who will buy his shoes at the same time to sell him. All he has to do is find a buyer for his shoes. लास्ट उसको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ उसको ऐसा बंदा ढूंढना है जो उसके शूज़ को परचेज़ कर सके। एक बार उसने अपने शूज़ पर बेच दिए तो उसके एक्सचेंज में उसको क्या मिल गया? मनी मिल गया। नाउ ही कैन परचेज़ वीट, और वो क्या परचेज़ कर सकता है? वीट परचेज़ कर सकता है, और कोई भी अदर कमोडिटी या कुछ भी जो उसको चाहिए मार्केट के अंदर। सिंस मनी एक्ट्स एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इस पूरे प्रोसेस में जो एक्सचेंज हुआ अमाउंट, जो सिंगल अमाउंट एक्सचेंज हुआ, उसको हम बोलते हैं वो क्या एक्ट हुआ? मनी ने उसका काम किया, ठीक है। तो नाउ मनी एक्ट्स एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, ओके। उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाइए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के ऊपर, यानी मनी के कितने मॉडर्न फॉर्म्स हैं। वी हैव सीन दैट मनी इज़ समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। हम ये देख सकते हैं कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स के इंट्रोडक्शन से पहले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मनी की तरह यूज़ में लिए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अर्ली एज की बात करूं तो इंडियंस ग्रेन्स को, कैटल को, इन सब चीज़ों को मनी की तरह यूज़ में लिया करता था। थोड़े टाइम बाद उसने मेटालिक कॉइन्स को यूज़ में लेना चालू किया, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों के वो कॉइन्स बनाने लगे और उन्होंने उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ में लेना चालू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर में देख सकते हैं अलग अलग टाइप के आपको कॉइन्स नज़र आएंगे, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करेंसी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। आजकल के टाइम पे हम क्या क्या देखते हैं? कॉइन्स के अलावा हमें नोट भी देखने को मिलते हैं, पेपर नोट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। अनलाइक द थिंग्स दैट वी वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। आज के टाइम पे जो मनी बनाई जाती है वो कोई प्रेशियस मटेरियल से नहीं बनाई जाती, जैसे कि पहले बनाई जाती थी गोल्ड, सिल्वर या कॉपर से, लेकिन neither they are neither of everyday use। अब क्या है कि हम लोग उस आज की जो करेंसी है उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ में लेते हैं। द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन, दस वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों हम एक
जबकि वो कोई इतना इम्पोर्टेंट मटेरियल भी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट कोई मेटल भी नहीं है, फिर भी हम सब जने उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। करेंसी किसने अलॉट की है? वो करेंसी हमें गवर्नमेंट ने अलॉट की है। गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करती है कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर है जिसको आपको संभाल कर रखना है और ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करेगा। ठीक है। इन इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे यानी उनके ऑर्डर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? करेंसीज नोट्स को प्रिंट करती है, इशू करती है। ठीक है। एज़ पर इंडियन लॉ के साथ, इंडियन लॉ पर नो अदर इंडिविजुअल, कोई भी अलग पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस करेंसी को इशू करने के लिए लीगलाइज्ड या अलाउड नहीं है। मोर the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in selling transaction in India। यानी कि कोई भी जना उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यानी कि उस मनी को परचेज करने के लिए मना नहीं कर सकता। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ने ऑथराइज की है, इसलिए। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली refuse a payment made in rupees। Hence, the rupee is widely accepted as the medium of exchange। इसीलिए मनी को पूरी जगह, हर जगह हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ में लेते हैं। Now we come to deposits with the bank। The other form in which people hold money is as deposits with the bank। बहुत सारी जगह पे लोग क्या करते हैं? बैंक के अंदर पैसे को जमा करते हैं। At the point of time, कभी कभी पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। सपोज़ एक एग्जांपल देते हैं। सपोज़ मेरे पास 50,000 रुपीज़ है। अब 50,000 रुपीज़ मैं एकदम से तो खर्च नहीं कर सकती, तो मैंने क्या किया? मैंने 50,000 रुपीज़ पूरे अमाउंट बैंक में जमा कर दिया। ठीक है। अब मुझे उसमें से जितनी ज़रूरत है मैंने उतने ही निकालने। ओके। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है। मेरी सैलरी सपोज 30th ऑफ एवरी मंथ मुझे मेरी सैलरी मिली। ठीक है। अब मतलब मेरे नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में मेरे पास पैसे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है। व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? अब मैं उस एक्स्ट्रा पैसे का क्या करूँगी? दे डिपॉजिटेड विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। मैंने उस पैसे को क्या किया? अकाउंट बना के अपना बैंक में उसको वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। बैंक ने मेरा डिपॉजिट रख लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे वो इंटरेस्ट पे करेगा मेरे डिपॉजिट के ऊपर। ठीक है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। पीपल ऑल्सो हैव प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एज व्हेन दे रिक्वायर। जब मुझे ज़रूरत है उस टाइम पे मैं अपना पैसा निकाल भी सकती हूँ। ठीक है। सिंस डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। जब मैंने मेरा पैसा अपनी मर्ज़ी से डिपॉजिट कराया है और मैं अपनी मर्ज़ी से उसको निकाल भी सकती हूँ, तो इस डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? डिमांड डिपॉजिट्स कहेंगे। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है। देखो, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। एक और फैसिलिटी देता है डिमांड डिपॉजिट। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। येस, यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश। आप लोगों ने सुना होगा कि पेमेंट्स कुछ लोग चेक से करते हैं, कैश की जगह। फॉर पेमेंट थ्रू चेक, द पेयर who has an account with the bank makes out a check of a specific amount। Suppose मुझे किसी को पैसा पे करना है, तो मैंने अपने अकाउंट का चेक बना के उस स्पेसिफिक अमाउंट का उसका नाम लिख के उसको दे दिया। ठीक है। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द person in whose name the check has been
इशूड। ये क्या है, ये चेक की डेफिनेशन दे रखी है आपको। अ चेक इज़ अ, चेक क्या है, चेक एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट को पे करने के लिए एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में, जिसका नाम उस चेक के ऊपर लिखा हुआ है। एम आई क्लियर? ओके, नाउ you can see the picture of check। चेक ऐसा ही दिखता है कुछ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक चेक, ब्लैंक चेक आपको अपनी कॉपी में स्टिक करना है, ठीक है। आप फेक चेक लगा सकते हैं, अपनी कॉपी में स्टिक कर सकते हैं, ठीक है, नो इश्यूज़। और देखिए ये सब जो लेबलिंग की हुई है, ये लेबलिंग आपको करनी है। जैसे कि ये अकाउंट नंबर हो गया, ये बैंक का ब्रांच कोड नंबर हो गया, ये चेक का नंबर है, ठीक है, ये कोड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं बैंक के थ्रू, ठीक है, ये पेई का नाम, ये रुपीज़ कितने पैसे हैं, वही रुपीज़ फिगर्स में यहाँ पे लिखे जाते हैं, ये डेट्स हो गई। ये सारी इसकी क्या है, चेक की लेबलिंग है जो आपको करनी है। एम आई क्लियर? ओके, नाउ thus we see that demand deposit share essential features of money। यानी डिमांड डिपॉजिट एक तरीके से मनी का फीचर शेयर करता है। The facility of checks against demand deposit make it possible to directly settle payments without the use of cash। अब इसमें क्या हो रहा है कि कैश का यूज़ किए बिना बहुत सारे लोग अपने पेमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, चेक्स के थ्रू। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विथ करेंसी, दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। आज के टाइम पे हम इसको भी मनी में ही कंसिडर करते हैं। Am I clear? Okay, now you must remember the role that banks play here. But for the banks, there would be no demand deposits and no payments, the check against these deposits. The modern forms of currency, modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of modern banking system. Now in our next video, we are going to study the banking system। बैंकिंग, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।